अच्छा आप अपना बताओ, महीने का ऐड कितना मिलता है? अब क्यों मुस्कुरा रहे भाई? नहीं, ऐड कितना मिलता है? 1 करोड़ के 50 लाख? तो जवाब देने का अधिकार हमारा है। नहीं, यहां भी है। वो परंपरा भूल गए, हम भी भूल गए। जब थाना कब्जा कर रखा है बीजेपी के लोगों ने, सबसे छोटी यूनिट जहां पर न्याय मिलता है लोगों को, तो ये सीबीआई तो बड़ी एजेंसी है, इस पे कब्जा क्यों नहीं करेंगे? तो ये आप बुरा मत मानो, कभी आपकी भी जांच होगी तो वो अलग बात है। हम लोग जाके दौरे करते हैं तो भी दिक्कत है, अगर नहीं जाते हैं तो भी दिक्कत है। दिक्कत तो हर बात से है। जो खबरें हैं प्रांची जी, वो ये भी हैं कि शिवपाल यादव बहुत खुश नहीं है कि उन्हें बदायूं की जगह अगर आजमगढ़ में चुनाव लड़ाया जाता तो शायद उनके लिए बेहतर होता, और इसी को लेकर उनके जो बयान हैं वो बहुत उत्साह से भरे हुए नज़र नहीं आते। और कई बार कई लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में उनकी सीट को भी बदल दिया जाए। तो अब कई क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बड़ा खेल खेलती हुई नजर आ सकती है? क्या वाकई में सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन को चुनौती देने में बीजेपी इस बार भी सफल हो जाएगी या फिर नहीं? दरअसल सवाल यहां पर इस वजह से उठ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा चुकी है और अब जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। ऐसे में देखा जा रहा है कि चुनौतियां बनती हुई नजर आ रही हैं यहां पर मैनपुरी से सांसद सपा के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लिए, क्योंकि अब चर्चा में नाम आ चुका है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। क्या वाकई में केशव प्रसाद मौर्य इस बार मैनपुरी से चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे? पहले पल्लवी पटेल को चुनौती देते हुए नजर आए थे, लेकिन क्या यादव कुनबे की बहू डिंपल यादव को अब वह चुनौती देंगे या नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। बात यहां पर कर ली जाए उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। 80 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव दाव लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही यहां पर गठबंधन करके वह दाव लगा रहे हो कांग्रेस के साथ मिलकर, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव, उनके परिवार के जो सदस्य मैदान में उतारे गए हैं, उनकी मुश्किलें किस कदर आने वाले समय में और भी ज्यादा सियासी पैमाने पर देखा जाए तो बढ़ती हुई देखी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि 80 सीटों के ऊपर निगाहें, और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी जो है वो यूपी को ही एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है। वहीं पे उनकी पार्टी जो है एक बड़े स्तर पर चुनाव लड़ती है। ऐसे में उनकी निगाहें लगातार बनी हुई हैं कि किन सीटों पर हमारे प्रत्याशी उम्दा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए हर एक सीट पर आप देख रहे होंगे सोच समझ के कहीं ना कहीं लोगों को उतारते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक एक कह सकते हैं कि 32-33 लोगों की लिस्ट उनकी निकल कर सामने आई। अभी भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऐसे प्रत्याशी आने बाकी हैं जिनके ऊपर मोहर लगना बाकी है। और ऐसे में वो कौन कौन से नाम होंगे, किस किस तरह के वो नाम होंगे, क्योंकि कई ऐसे नाम भी सामने आ रहे थे जिसको लेकर जो समाजवादी पार्टी है वो चर्चाओं में थी। आपको याद होगा जौनपुर के लिए जब धनंजय सिंह को बीजेपी की तरफ टिकट नहीं मिला तो उनका भी नाम जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से आने लग गया। अब ऐसे में क्या इसी तरह के नामों पर भी आने वाले दिनों में चर्चा हुई? क्योंकि ब्रजभूषण के नाम पर जब चर्चा होती है कि क्या वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तब भी ये बात कही गई कि हो सकता है कि वो सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएं। तो ऐसे में कई सीटें जो हैं जहां पर सपा को लगता है कि अगर वो जीत दर्ज नहीं कर पाती है तो ऐसे प्रत्याशियों को उतारने का प्रयास कर रही है जो कम से कम कह सकते हैं कि जो चेहरे हों वो इतने बड़े हों जो उस सीट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सके। अब ऐसे में क्या सपा कुनबा, खासकर जो उनके परिवार की बात करें, कि उनके परिवार में अभी बहुत सारे नाम आने बाकी हैं। अभी डिंपल यादव का जिक्र बिल्कुल मैनपुरी के लिए चल रहा है। शिवपाल यादव को बदायूं का टिकट दिया गया, लेकिन जो खबरें हैं प्रांची जी वो ये भी हैं कि शिवपाल यादव बहुत खुश नहीं है कि उन्हें बदायूं की जगह अगर आजमगढ़ में चुनाव लड़ाया जाता तो शायद उनके लिए बेहतर होता, और इसी को लेकर उनके जो बयान हैं वो बहुत उत्साह से भरे हुए नज़र नहीं आते। और कई बार कई लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में उनकी सीट को भी बदल दिया जाए। तो अब कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब इसके अलावा जो और बाकी सारी सीटें, चाहे रामपुर की बात करें या आजमगढ़ की बात करें, हम जो जहाँ पर सपा की स्थिति मजबूत रहती है उनके ऊपर क्या प्रत्याशी बदले जाएंगे या फिर कोई नया प्रत्याशी निकल कर सामने आएगा? क्योंकि रामपुर की सीट को लेकर भी लगातार कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बार आजम खान के परिवार के साथ में जिस तरह से कह सकते हैं कि जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद यहाँ से कोई नया चेहरा भी निकल कर सामने आ जाए। अमन जी, यहाँ पर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। हाल ही में डिंपल यादव से भी सवाल पूछा गया कि मैनपुरी से क्या वाकई में केशव प्रसाद मौर्य उतरते हुए नजर आ सकते
सकते हैं। और उस दौरान जो उन्होंने जवाब दिया है उसके बाद से अब यहाँ पर सियासी हलचल यही तेज हो गई। क्या बीजेपी एक बड़ा दांव खेल सकती है? सबसे पहले दर्शकों को यहाँ पर बयान सुना देते हैं कि डिंपल यादव केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर क्या कुछ कहती हुई नजर आई हैं। अभी धीरे धीरे तैयारी और तेज सी पकड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए, बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। कोई ना कोई प्रत्याशी तो आएगा भाजपा की तरफ से। हम बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। मैनपुरी जो सीट बीजेपी जीतने जा रही है तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार मीटिंगें कर रही है, घर घर जाके दौर लगा हुआ है लोगों से मुलाकात करने के लिए। अगर हम लोग घर घर जाके दौरे करते हैं तो भी दिक्कत है, अगर नहीं जाते हैं तो भी दिक्कत है। दिक्कत तो हर बात से है। तो मैं मैनपुरी की जनता से कहना चाहूँगी कि मैं पूरे समर्पित होकर उनकी सेवा करने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हूँ और आप पूरा योगदान दीजिए। अगर भाजपा केशव प्रसाद मौर्य पे दांव खेलती है मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए, कितना बड़ा चुनौती खड़ा कर सकते हैं? कि चुनौती नहीं होगी क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक जनता है। वो जानती है कि मैनपुरी साफ तौर पर डिंपल यादव यहां पर कहती हुई नजर आई हैं कि हम अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम भी सामने आ रहा है। और अब यहां पर जो सीट है वो चर्चा का विषय ना सिर्फ मैनपुरी है बल्कि कानपुर महानगर सीट को लेकर भी अब यहां पर सवाल उठ रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस सीट को लेकर चर्चा कर रहे हैं और जल्द से जल्द फैसला भी उन्हीं की तरफ से सुनाया जाएगा। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि मैनपुरी पर कभी भी कमल नहीं खिला, चुनावी प्रचार हमने कभी नहीं किया क्योंकि नेताजी की ये विरासत है और नेताजी सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आए थे। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य दांव लगाते हुए नजर आए कि अब यहां पर कमल खिलेगा। रघुराज सिंह शाक्य को उपचुनाव में मैदान में उतारा गया था नेताजी के चले जाने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशनल कार्ड यहां पर खेल दिया गया और कहीं ना कहीं यहां पर डिंपल यादव को वोट मिलते हुए नजर आए। लेकिन क्या अब यहां पर कमल खिलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए बिल्कुल, और बीजेपी के नज़रिए से अगर बात की जाए तो 2014 और 19 में पूरी तरह से मोदी लहर थी, लेकिन उसके बावजूद भी कह सकते हैं मैनपुरी से बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई। बीजेपी ने हमेशा यही बात कही कि नेताजी को देखते हुए हमने कभी भी वहाँ पर कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हर बार वहाँ से प्रत्याशी उतारा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनको जीत नहीं मिली। अब ऐसे में क्या कोई बड़ा चेहरा मैनपुरी पाएगा? जैसा आपने कहा भी कि केशव प्रसाद मौर्य हो सकता है कि वहाँ पर एक बड़ा चेहरा बनकर उभरें, बीजेपी का नाम को लेकर वहाँ पर जाते हुए नजर आए। तो मुझे ऐसी संभावना बहुत कम लग रही, क्योंकि एक गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का और वहाँ पर उनको हराना असंभव सी बात है। और केशव प्रसाद मौर्य को ये जानते हुए समझते हुए मेरे ख्याल से वो वहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में वाद विवाद रहता है। कई मौक़ों पर देखा गया जहाँ पर वो अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसते हैं तो वहीं अखिलेश यादव भी उनका जवाब देते हुए नजर आते हैं। सवाल यहाँ पर अमन जी ये भी बन जाता है कि सिराथू सीट से जब केशव प्रसाद मौर्य को उतारा गया था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की नेता उन्हें हराती हुई नजर आई थी। तो क्या यहाँ पर डिंपल यादव उन्हें हरा सकती हैं अगर उतर भी आती है? जाहिर सी बात है, वही मैं कह रहा था आपसे कि इतनी मजबूत पकड़ है कह सकते हैं कि मैनपुरी पे, और नेताजी का आपने सही कहा कि इमोशनल कार्ड कहने के काम आता ही है। तो ऐसे में डिंपल यादव को यहाँ से हराना बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहूँगा कि केशव प्रसाद मौर्य ये जानते समझते हुए गलती नहीं करेंगे कि वहाँ से जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी फूलपुर पर चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि अभी जिस तरह खबर आप जो कह रहे हो कि अभी सिर्फ अटकलबाजी हो, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम भी अगर वो चुनाव हारते हैं तो वाकई उनके लिए एक बहुत शॉकिंग चीज़ हो जाएगी। तो हो सकता है कि वो चुनाव में नहीं जाते हुए नजर आए, क्योंकि अभी संभावनाओं के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं और कह सकते हैं अभी लिस्ट आने वाली है, क्योंकि 23-24 नाम अब बीजेपी को चाहिए, 51 नाम तो लगभग वो जारी कर चुके हैं। तो ऐसे में मुझे ऐसी संभावना बहुत कम लग रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को मैनपुरी से चुनाव में उतारा जाएगा। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर अखिलेश यादव को लेकर रहेगा, लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव के उस बयान को सुना देते हैं। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने और साफ तौर पर मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए नजर आई कि जो जीत होगी लोकसभा चुनाव में 40+80 की होगी, यानी कि बिहार की 40 लोकसभा सीटें और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जीत जो होगी वो यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है। तो आंकड़ा यहाँ पर बताते हुए नजर आए हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कहते हैं अखिलेश यादव। सीबीआई एजेंसी है, अगर सीबीआई कोई चीज पूछेगी तो हम जवाब देंगे, उसमें क्या है? अजय कोई भी एजेंसी उसका सहयोग करेंगे। नंबर 1, यहां जितने लोग बैठे हैं और हमारे सबसे बुजुर्ग नेता ये बेरिया जी होंगे, आपके यहां थाने में किसकी चल रही है? बीजेपी की विधायक की चल रही है कि नहीं चल रही? देखिए आप, जब थाना कब्जा कर रखा है बीजेपी के लोगों ने, सबसे
छोटी यूनिट जहां पर न्याय मिलता है लोगों को, तो ये सीबीआई तो बड़ी एजेंसी है, इस पे कब्जा क्यों नहीं करेंगे? तो ये आप बुरा मत मानो, कभी आपकी भी जांच होगी तो वो अलग बात है। और महीने का कितना ऐड मिलता है ये तो बता दो। अरे भाई हमसे पूछ लिया सीबीआई, हम सीबीआई के लिए तैयार हैं। अच्छा आप अपना बताओ महीने का ऐड कितना मिलता है? अब क्यों मुस्कुरा रहे भाई? नहीं ऐड कितना मिलता है? 1 करोड़ के 50 लाख। तो जवाब देने का अधिकार हमारा है। नहीं यहां भी है, वो परंपरा भूल गए, हम भी भूल गए। ये अमर उजाला अखबार है, क्या करें बेचारे, मजबूरी है, नौकरी कर रहे हैं आप। अखिलेश जी कला पटना में थे और इंडिया गठबंधन, लेकिन खबर मत काटना, हमारी चलाते रहना खबर। इंडिया गठबंधन की रैली में थे, तो यूपी में इंडिया गठबंधन की रैली अधिसूचना जारी होने से पहले क्या होने जा रही है या उसके बाद? चुनाव में रैलियां होंगी और कोशिश करेंगे जो गठबंधन के वरिष्ठ नेता उनको जगह जगह उनके साथ रैलियों में हम लोग शामिल हों। और 80-40 ही भविष्य तय करेगा, 40 बिहार 80 यूपी। इसीलिए हम समाजवादी लोग अपना पीडीए परिवार बढ़ा रहे हैं। कल की रैली पे पीएम मोदी ने कटाक्ष किया, उनका कहना है कि विपक्ष कह रहा है मेरा परिवार नहीं है, लेकिन देश एक ही नारा लगा रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। देखिए परिवार में बहस बीजेपी को इसलिए नहीं करनी चाहिए, बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी भी परिवार वाले से वो वोट नहीं मांगेंगे। क्या चीज? नहीं, ये बीजेपी रहेगी तो नौकरी भी खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कई मौकों पर कहा कि ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जिस तरह से जीत का दावा कर रहे हैं, बिहार की 40 सीटें और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। देखिए कोई भी दल है उससे आप अगर आप अभी पूछेंगे बात करेंगे तो सब लोग इस समय 80 और जितनी भी सीटें वो सब जीतते हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन देखिए जो असलियत है वो अखिलेश यादव को भी पता है और तमाम जो नेता हैं उनको भी पता है, क्योंकि इलेक्शन से पहले सब लोग ये बताना चाहते हैं कि उनकी पकड़ जो है या उनकी लोकप्रियता जो है वो क्षेत्र के अंदर या राज्य के अंदर या देश के अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही चुनाव के परिणाम आते हैं तब पता लगता है कि कितनी अधिक लोकप्रियता आपकी थी या नहीं थी। तो ऐसे में सिर्फ ये कयासबाजी करना कि 80 की 80 सीटें यूपी की वो समाजवादी पार्टी जीत रही है, और तो ये कहना मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि 80 सीटों पर तो सपा लड़ भी नहीं रही है। तो ऐसे में 80 सीटों का दावा करना मेरे ख्याल से एक हास्यास्पद बात है। लेकिन हो सकता है कि वो अपना कॉन्फिडेंस दिखाना चाह रहे हो, लेकिन वो तर्कसंगत बात कहीं से भी नज़र नहीं आती। वहीं 40 सीटों की बात करते हैं तो बिहार को लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं है कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी कितने पर लड़ेगी, अभी आरजेडी कितने पर लड़ेगी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें तय होना बाकी है। तो ऐसे में इस तरह के जल्दबाजी वाले बयान देखकर कहीं ना कहीं वो ये साबित करना चाहते हैं कि इस बार बीजेपी के ऊपर वो दबाव बनाएंगे। लेकिन उनकी इस तरह की बातों से बीजेपी के ऊपर दबाव नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि बीजेपी मजबूत पार्टी है। उनको हराने के लिए आपको बेहतर रणनीति बनानी पड़ेगी, तब आप बीजेपी को हरा सकते हैं। वाकई अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई में डिंपल यादव को चुनौती देते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आएंगे या फिर किसी अन्य नेता को बीजेपी आगे करेगी। क्योंकि पहले देखा गया था रघुराज सिंह शाक्य जो एक वक्त सपा का ही हिस्सा रहे और बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को ही आगे कर दिया जब वह बीजेपी में आ गए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव होंगे, तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्या उससे पहले ही बीजेपी यहां पर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ये ऐलान कर देगी कि वह किस लोकसभा सीट से उतरते हुए नजर आएंगे। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।